हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग के लिए एक छोटा सा शायरी है। तो शायरी क्या है, सुन लीजिए। किश्ती हदें तूफान को पार कर सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादों का ना बदले, तकदीर तो किसी रोज भी बदल सकती है। आइए हम लोग हिस्ट्री के नए चैप्टर की ओर आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग क्या जाने थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से यह आया कहाँ से था, पता है आप लोगों को। यह आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है वैदिक सभ्यता। क्या हम बोले, ध्यान से सुनिए। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। समझे। आर्य जो आए थे वह कहाँ से आए थे, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग नाम दिए थे। इसमें सबसे फर्स्ट में जिक्र आता है किसका, पता है, मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य लोग जब आए थे वो कहाँ से आए थे। तो बताया था क्या, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मैक्स मुलर ने बताया था कि जो आर्य जो आए थे वह कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ, मध्य एशिया। आप लोग को पता हो कि मध्य एशिया किसको किसको बीच में बोला जाता है। मध्य एशिया मतलब 5 गो देश को मिलके मध्य एशिया का नाम दिया गया था उस समय। लिख लीजिए, बहुत बड़ी जानकारी है कि मध्य एशिया में 5 देश आते थे। कौन कौन आते थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये क्या छूट गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्किस्तान, और ये छूट रहा है, भूल रहे हैं आप लोग, याद कर लीजिएगा, हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मध्य एशिया 5 गो देश मिलके मध्य एशिया में, मैक्स मुलर ने बोला था कि आर्य जब आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला था कि आर्य कहाँ से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि आर्य कहाँ से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य लोगों की भाषा क्या थी, पता है आप लोगों को। आर्य लोगों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी, दूसरा पॉइंट में लिख लेते हैं। आर्य लोगों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्य लोग जो है वो अपने आप को, आर्य शब्द का दूसरा रूप ही श्रेष्ठ कुलीन वर्ग के लोग। आर्य लोग अपने आप में बहुत विश्वास रखते थे कि इन लोग भाषा मतलब सुरती लेखन प्रणाली बहुत ही अच्छी तरह से इन लोग को आता था। एक जगह से दूसरे जगह जाकर इन लोग अपने भाषा को परिवर्तित करता था। लेकिन उस समय की बात है कि ईरानी और मध्य एशिया के लोग मिलके ही, आर्य और मध्य एशिया के लोग ही मिलके इन लोग आर्य सभ्यता की खोज किया था। लेकिन अधिकतर मध्य एशिया के बारे में ही मैक्स मुलर बता दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या आता है आर्य सभ्यता में, इसमें सबसे मुख्य बात है कि आर्य जो है संस्कृत भाषा का यूज करते थे। इसका पेय पदार्थ क्या था, पता है, पीने वाला पेय पदार्थ जो था, पेय पदार्थ वह सोमरस था। क्या था, सोमरस। और यहाँ पर आर्य सभ्यता का पैतृ वंश का प्रधान चल रहा था। क्या हम बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था, लेकिन जब आर्य के बारे में हम लोग आते हैं आर्य सभ्यता में, तो इसमें हम लोग पैतृ वंश से चलता है, पैतृ वंश का प्रधान चलता है। इसमें सबसे विशेष बात है कि आर्य सभ्यता के लोग में प्रशासनिक इकाई के 5 वर्गों में बांटा गया था। प्रशासन इकाई को 5 वर्गों में बांटा था। इकाई को 5 वर्गों में बांटा था। पता कौन कौन, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। आर्य सभ्यता में प्रशासन इकाई को 5 वर्गों में बांटा था, कुल, ग्राम, वंश, जन और राष्ट्र। देख लीजिए, 5 वर्ग में था, कुल, ग्राम,
20 जन और राष्ट्र। तो मतलब आर्य सभ्यता के प्रशासन इकाई को कुल 5 वर्गों में बांटा गया था। तो हम क्या क्या बताएं, एक कुल बताएं, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। हम एक मध्य एशिया के बारे हम भूल गए थे, इसको बता देते हैं। एक तजिकिस्तान छूट गया था। क्या छूट गया था? तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, सब तान मिल के क्या बनता है? मध्य एशिया। किसने बोला था? मैक्स मुलर ने बोला था। हम लोग आर्य सभ्यता के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए कि यह अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग के मानते थे। श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग के लोग मानते थे। कौन? आर्य लोग। या इसका आर्य लोग की सभ्यता जो थी, भाषा जो थी, वह संस्कृत थी। या पेय पदार्थ जो पीते थे उन लोग सोमरस पीते थे। उसके बाद एक पैतृ वंश का प्रधान चलता था इसमें, आर्य वंश के लोग, आर्य सभ्यता के लोगों में। इसमें प्रशासन की इकाई के 5 वर्गों में बांटा था। कौन कौन? कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। कुल जो है प्रशासन की इकाई में सबसे छोटा था। ठीक है। ग्राम के मुखिया को उस समय ग्रामनिक कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणिक कहते थे। किसमें? ग्राम के मुखिया को ग्रामीणिक कहते थे इसमें, आर्य सभ्यता लोग में। उसके बाद 20 के प्रधान को विस्पति कहते थे। 20 को प्रधान को विस्पति कहते थे। समझे? अब हम लोग आते हैं, इन लोग के बारे में हम लोग जानकारी ले ली है। ठीक है। अब इसके आगे आते हैं। ऋग्वैदिक समाज का जो व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। क्या बोले? ऋग्वैदिक समाज के व्यवस्था के आधार पर, इधर लिख लेते हैं, इधर जगह छोटा हो गया। ऋग्वैदिक समाज के आधार पर 4 वर्गों में बांटा था। 4 वर्गों में बांटा था। तो ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्गों में बांटा था। कौन कौन बांटा था? तो हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक में एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लिख लेते हैं। एक होता ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा में क्या होता है? वैश्य, और चौथा में क्या होता है? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक समाज में इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है पता? ऋग्वैदिक में वेद आ जाता है। तो वेद भी थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। तो वेद है क्या? वेद है क्या? वेद है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद जो है यह ज्ञान का संग्रह है। क्या है? ज्ञान का संग्रह। वेद वर्तमान है, या वेद जो है ना, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, सबसे फर्स्ट में यह ऋग्वेद आता है। देखिए, ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? यजुर्वेद के बाद सामवेद के बाद अथर्ववेद। हम बोले कि वेद की संख्या कितनी है? 4 है। जबकि वेदांग की संख्या कितनी है पता है? वेदांग की संख्या 6 है। कहाँ लिख लेते हैं? नीचे लिख लेते हैं। जो वेदांग की संख्या ने, वेदांग की संख्या 6 है। जबकि इसी का वेद जो है ना, इसका उपवेद जब बोला जाए, वेद का उपवेद कितना है पता है? ये भी 4 गो है। जबकि पुराण की हम लोग बात करें तो पुराण कितना? 18 गो है। पुराण जो है, पुराण कितना है? पुराण 18 गो। जब हम लोग उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद, तो उपनिषद क्या है पता है? उपनिषद 108 गो है। देखिए कहाँ जिक्र किए? वेद 4 गो है। वेद का उपवेद कितना? 4 गो है। जबकि उपनिषद की बात बताते थे, उपनिषद 6 गो है। ठीक है। जबकि पुराण को हम बताते हैं तो पुराण का 18 गो है। जबकि उपनिषद की बात करते हैं तो 108 गो। पुराण का रचयिता कौन है पता है? पुराण का रचयिता लोमहर्ष है। पुराण को जो रचयिता है, रचयिता लोमहर्ष है।
देखिए वेद के बारे में हम लोग जब जिक्र कर ही रहे हैं तो वेद के बारे में थोड़ा हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। देखिए ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद इधर तो हम लोग छोटा हो गया, इधर आ सकते हैं। देखिए हम बोले कि वेद कितना 4 प्रकार के होता है, तो ऋग्वेद के हम लोग बारे जानकारी कर रहे थे। ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे बड़ा वेद है, चारों वेद में से सबसे बड़ा ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा वेद है। और दूसरा में ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें तंत्र मंत्र भी ऋग्वेद में है। इसमें ऋग्वेद में तीसरा मंडल में किसका मंत्र है पता? तीसरा मंडल, एक भूल गए थे कि मंडल की संख्या, टोटल मंडल कितना पता? 10 गो है। मंडल के हम लोग बात करते हैं, कहाँ लिखे यार, यहीं थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए 10 गो मंडल है। मंडल की हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 गो मंडल है। टोटल मंडल की हम लोग बात करते हैं, टोटल 10 गो है। 10वां मंडल में ही हम लोग तीसरा मंडल के बारे में जिक्र करेंगे। तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल में क्या था पता? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है किसमें? तीसरा मंडल में। जबकि इसी 10वें मंडल का 7वां मंडल में क्या स्थित है पता है? यहाँ 7वां मंडल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। 7वां मंडल में इसमें 10 राजा एक साथ युद्ध लड़े थे। 10 राजा एक साथ युद्ध किए थे। इसमें पता है जब युद्ध किए थे वह किस नदी के किनारे हुआ था पता है? रावी नदी। रावी नदी जो पहले का नाम था उस समय ऋग्वेद में पुरुषनी नदी था। अभी फिलहाल वर्तमान में रावी नदी है। यही पुराना ऋग्वेदिक काल में नाम दिया गया पुरुषनी नदी। क्या है? पुरुषनी नदी दिया गया है इसी में। जबकि 10वें मंडल में क्या बता गया पता? 10वां मंडल में हम लोग जब जानेंगे तो 10वां मंडल में हम लोग को ब्राह्मणों में, जैसे अभी ऋग्वेद में 10 मंडल है तो 10 मंडल में वन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें हम लोग वर्गों के बारे में, भिन्न वर्गों के बारे में बताया गया है। किसमें? 10वां मंडल में। जबकि हम लोग 9वां मंडल की हम लोग बात करेंगे। 9वां मंडल इसमें, तो इसमें सोम देवता के मंडल के बारे इसमें बताया गया है। ऋग्वेदिक में हम लोग क्या बताएं कि ऋग्वेद में तीसरा जो मंडल है वह गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। जबकि 7वां मंडल के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं तो उसमें 10 राजा एक साथ युद्ध किया था और वो नदी का नाम था क्या? जो नदी किनारे युद्ध हुआ था उस नदी का नाम था रावी। प्रेजेंट में रावी नाम है, जबकि उसका पुराना नाम था पुरुषनी नदी। जबकि हम लोग 9वां मंडल के बारे में जिक्र करेंगे तो 9वां मंडल में सोम देवता आता है ऋग्वेद में। और जबकि 10वां मंडल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे तो उसमें बताया गया है कि 10 प्रकार, जो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। सॉरी, चार वर्णों को वर्गों में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है मंडल के भी बारे में। वैदिक सभ्यता हम लोग बोले थे कि वैदिक सभ्यता 2 भाग में बांटा गया था। एक ऋग्वैदिक था और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। लिख लेते हैं इसमें। देखिए वैदिक हम बोले थे ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा था उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक के पास कितना था? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ईसा पूर्व, और इसमें 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ऋग्वैदिक के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए पूरे। और उत्तर वैदिक काल जो था उसमें इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, जिसमें देखिए ऋग्वैदिक में इंद्र का पूजा किया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उसमें प्रजापति का पूजा करता था। समझे? ठीक है। अब करीबन वैदिक सभ्यता से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था हम लोग जानकारी ले लिए। ठीक है। अब वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।